प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार के मोतिहारी में बिहार वासियों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाकर उन्हें रवाना करेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले विकास परियोजनाओं की घोषणा को कोई आम बात नहीं मानी जा रही है। बता दें कि चुनाव से पहले पिछले 1.5 महीने में बिहार में पीएम मोदी की ये तीसरी जनसभा है और इससे पहले उन्होंने 30 मई को और 20 जून को सिवान में जनसभा को संबोधित किया था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं बनाने में लगी हुई है और इसी बीच चुनाव से पहले पीएम मोदी का बिहार दौरा बहुत ही अहम बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुबह पीएम मोदी मोतिहारी से जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और बताया जा रहा है कि मोतिहारी के गांधी मैदान में 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है जो जनसभा में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली में आज फिर एक बार स्कूलों में बम की धमकी मिली है और कुल 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। सबसे पहले रोहिणी सेक्टर 3 के स्थित अभिनव पब्लिक स्कूल और फिर पश्चिम बिहार के रिच मोड स्कूल और इसके बाद से रोहिणी के सेक्टर 24 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। एहतियात के तौर पर स्कूलों को तुरंत खाली करा दिया गया है और गहनता से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। दमकल विभाग और दिल्ली पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। पिछले 4 दिनों में लगभग 40 स्कूलों और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की ऐसी धमकियां मिली है। हालांकि जांच के बाद ये धमकियां फर्जी बताई गई हैं। बता दें कि दिल्ली में यह पहली बार नहीं है जब स्कूलों और कॉलेजों को इस तरह से ईमेल के जरिए धमकियां मिली हैं। इसी तर्ज पर पिछले साल भी स्कूलों को बम से उड़ाने की ओर लेकर ईमेल भेजे गए थे, जिसके बाद से बच्चों के अभिभावकों में हड़कंप मच गया था और ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स के साथ ही अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इन धमकियों के पीछे कौन है और कौन है जो इस तरह के ईमेल के जरिए दहशत फैलाने में लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। सिलेंडर ब्लास्ट होने से मुंबई के पश्चिमी उपनगर बांदा में 3 मंजिला चौल ढह गई है और इसके मलबे में कम से कम 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। नगर निकाय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक मलबे से 7 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस और नगर निगम के कर्मियों के साथ दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तलाश और बचाव अभियान लगातार जारी है और आगे की जानकारी दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने बताया है कि मलबे से अब तक 12 लोगों को निकाला जा चुका है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक इमारत में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद से इमारत में कुछ हिस्से अचानक से ही गिर गए, जिसके बाद से मुंबई पुलिस और बीएमसी द्वारा मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य जारी रखा। बता दें कि इसी तरह के एक दूसरे मामले में भी बीते दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में भी शनिवार को इमारत ढहने के घटने के सिलसिले में पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज किया था और एक पुलिस अधिकारी ने इस घटना की पूरी जानकारी दी। शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी रायपुर में हो रही है और इस संबंध में खुद भूपेश बघेल ने जानकारी दी है और आरोप लगाया है कि विधानसभा सत्र के आखिरी दिन अडानी के लिए कोटा जाने वाले पेड़ों का मुद्दा उठाने वाला था, उससे पहले ही ईडी को भेज दिया गया है। भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईडी आ गई है और आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवासी में साहब ने ईडी भेज दी है और ये घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच चला है। इसमें अलग अलग तारीखों से अवैध कमाई की गई है। शराब की खरीदारी को लेकर भी यहां पर केस कमिश्नर के तौर पर रिश्वत ली जाती थी और ये शराब CSMCL द्वारा खरीदी जाती थी। राज्य की सरकारी दुकानों से बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची देसी शराब बेची जाती थी और इसी बिक्री से सरकार को 1 रुपए भी नहीं मिला। सारा पैसा सिंडिकेट की जेब में चला गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है और ऐसे में भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि सदन में तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसीलिए ये ईडी की कार्रवाई यहां पर की जा रही है।
मानसून राहत भी है और आफत भी है। पूरे देश में इन दिनों मानसून का दौर चल रहा है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम गति की हवाएं बह रही हैं, जिसके साथ ही कई जगहों पर बादलों की आवाजाही बरकरार है। इन दिनों उत्तर भारत में मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 18 जुलाई से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी अभी बना हुआ है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने और ओले पड़ने की भी आशंका है। दक्षिण भारत में मानसून विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पूर्वी भारत में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदियों में उफान है और साथ ही पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज और वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा ने घाटों को अंतिम सीढ़ियों तक पहुंचना खतरे की घंटी बजा रही है। तो वहीं पटना सहित बिहार के लगभग 20 जिलों में गंगा और अन्य नदियों की बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों की दिनचर्या ठप हो गई है।